जय महाराष्ट्र, मी फराह खान. आपला लोकप्रिय कार्यक्रम राजमंत्रमध्ये तुमचं स्वागत. आजही अनेक वेगवेगळ्या विषयांवर पंडितजींशी आपल्याला बोलायचंय आणि नेहमीप्रमाणेच पंडितजी राजकुमार शर्मा आपल्या सोबत आहेत. पंडितजी, आपका स्वागत है इस शो में. धन्यवाद. पंडित जी, हमें कई भी विषयों पर चर्चा करनी है, जिसमें से पहला तो हमारे सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस जी, उनकी कुंडली के बारे में हम डिस्कस करेंगे. उसके अलावा महाराष्ट्र का भविष्य, महाराष्ट्र में जो स्ट्राइक्स हो रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे, और उसके अलावा मॉनसून जो अभी आने वाला है उस पर भी आपकी भविष्यवाणी जानेंगे हम. लेकिन शुरुआत अब हम सीएम देवेंद्र फडणवीस जी से ही करते हैं जी कि वो अभी हाल ही में एक दुर्घटना होते हुए बचे हैं. दुर्घटना से वो ग्रस्त होने वाले थे, लेकिन दो बार बचे हुए हैं. तो क्या ये दुर्घटना है या फिर कोई षड्यंत्र तो नहीं है? देखिए, ये बहुत ही सुंदर सवाल किया आपने. अगर हम देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह की 2 बार दुर्घटना होते होते बाल बाल बचे. वो उन्होंने खुद कहा कि माझेवर देवाची कृपा है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. तो इसी तरह की कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए. आपको याद होगा कि एक बहुत बड़े किंग हुए हैं यासर अराफत, जिनके ऊपर कम से कम 20-25 बार अटैक हुए, मगर वो हमेशा उसमें से बच के आते रहे. अगर हम देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो मैं यहाँ पर बहुत बार उनकी कुंडली के बारे में दर्शकों को बताते आया हूँ. 27/7/1960 और सिंह राशि, कर्क लगन. अगर हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हुए आज के विषय की बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी व्यक्ति का अष्टम भाव होता है आयु का, और छठा भाव 6th हाउस होता है रोग का और दुर्घटना का. कहीं ना कहीं अगर हम छठे और 8वें घर को देखते हैं तो सबसे पहले खुशखबरी ये है कि हमारे लाड़के मुख्यमंत्री जो हैं उनकी अल्पायु नहीं दीर्घायु है. इस तरह के प्रहार या इस तरह की कोई भी घटना जो है उनको किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि उन्होंने उस दिन भी बोला कि मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है. और जो व्यक्ति देश को, भगवान को, मुझे आज भी वो दिन याद है जब देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बने तो उनकी धर्मपत्नी ने भजन गाकर भगवान का आभार प्रकट किया था. इसलिए अगर हम देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो राजनीति में शत्रु और मित्र बहुत होते हैं. इसलिए मैं यहाँ राजमंत्र के माध्यम से अपने लाड़के सीएम से प्रार्थना करूंगा कि अपने शत्रु और अपने मित्रों को जरूर पहचानिए, क्योंकि इस वक्त हम दशा की बात करें तो दशा और दिशा जो है डेफिनेटली कहीं ना कोई षड्यंत्र आपके विरुद्ध हो सकता है. इसको आप सीरियसली लीजिए. अगर कोई इंक्वायरी चल रही है तो उसको बिल्कुल केयरलेसली मत लीजिए. इसको पूरी तरह से अभी डीजीएफसी की तो इंक्वायरी शुरू हो गई है, मगर उसके अलावा भी आपके राजनीतिक मित्र और राजनीतिक शत्रु कौन है यह देखकर चलें. क्योंकि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सबसे पहला पाठ एक पढ़ाया था कि विश्वस्त से विश्वस्त पुरुष पर भी विश्वास मत करो. आज मैं आपके लिए चाणक्य बनकर आपको यह सलाह देता हूं कि विश्वस्त से विश्वस्त पुरुष पर भी विश्वास मत करो, यहां तक कि अपने मन की बात अपनी ज्ञान इंद्रियों को मालूम ना हो. अपने कार्यक्रमों को तो आप रोक नहीं सकते क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप महाराष्ट्र ओहदे पर हैं. हाँ, एक इतने बड़े ओहदे पर हैं जिसके कारण आपको ये खुलासा करना पड़ता है. मगर शत्रु और मित्र कौन है इसके बारे में देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में बाजू में बैठा हुआ आदमी आपका शत्रु हो सकता है जिसको आप मित्र समझ बैठते हो. इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि आप इस छोटी सी उम्र में आपको ये पद मिला है. ये आपकी और आपकी माता पिता की पुण्याई है और मोदी जी और अमित भाई का आपके ऊपर आशीर्वाद है. मगर नियति अपना काम करती है. हो सकता है कि आपका पद मिलने के समय बहुत से लोग दुखी हुए हों जो आपसे सीनियर थे, आपसे पहले भारतीय जनता पार्टी में आए हों, मगर काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जिससे विरोधियों का मन जो है वो कुंठित हो चुका है। मेरी आपसे बेटा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने शत्रु
और मित्र को पहचान कर आगे बढ़िए और इन दोनों दुर्घटनाओं को कतई सीरियसली लीजिए और कतई इसमें अनगहली मत वापरिए, क्योंकि इन दुर्घटनाओं के पीछे कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। बुध में गुरु, उसके बाद में राहु केतु, आपकी प्लेसमेंट देखी जाए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप इस बात को बहुत बड़े सवालिया चिन्ह के अंदर डालिए, क्योंकि ये दुर्घटना अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो डेफिनेटली ये दुर्घटना हो सकती है। क्या किसी का षड्यंत्र तो नहीं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए यही सलाह है आप, और आपको दीर्घायु का आशीर्वाद है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा। हमारे साईं और मौला आपके ऊपर मेहरबान रहें। आप जिस तरह से महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की भूमि के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, उसके लिए आपका अभिनंदन और आपको बहुत बहुत बधाई। जी जी बिल्कुल पंडित जी, हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि सीएम देवेंद्र फडणवीस जी हमेशा सुखी रहे और सुरक्षित रहें। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं। हमारा महाराष्ट्र में जो फिलहाल स्ट्राइक्स चल रहे हैं, अभी फार्मर्स के स्ट्राइक चल रहे हैं, इसके अलावा इससे पहले भी डॉक्टर्स के स्ट्राइक हो चुके हैं, मतलब स्ट्राइक के बादल से छाए हुए महाराष्ट्र पर। बिल्कुल। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये स्ट्राइक्स का इस सरकार पर कोई असर होगा? क्या अगले 5 साल तक ये सरकार पूरे कर पाएगी अपने 5 साल? देखिए, मैं इस बात से के लिए आपकी पीठ थपथपाऊंगा कि आपने बहुत ही सुंदर सवाल और ऐसे सवाल चुनकर लाई हैं कि जिनसे हमारे दर्शक जो हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि इन चीज़ों के लिए आज महाराष्ट्र के मुद्दे हैं जी। हम डेफिनेटली राष्ट्रीय समस्याएं भी लेते हैं और आज के ये मुद्दे जो हैं बड़े ही गंभीर हैं। आपने अभी हमारे चैनल के ऊपर देखा होगा कि किसानों की जिस तरह से बहस हो रही थी जी। मगर आपने पहले देखा मराठा आंदोलन चला जी, उसके बाद आपने देखा यहाँ पर अभी ये किसानों का आंदोलन चल रहा है। इससे पहले डॉक्टर्स का भी हो चुका है, मेडिकल का हुआ है, मेडिकल डॉक्टर्स का हो चुका है। डॉक्टर्स ने पूरे महाराष्ट्र में हर हॉस्पिटल में स्ट्राइक करी। जी जी। तो 3 आंदोलन जो हैं वो एक के ऊपर एक हो चुके हैं। यहाँ पर भी देखिए, विरोधी झूठ सच, विरोधी अच्छे काम करते हुए व्यक्ति को चुप से नहीं देख पाता जी। उसका कलेजा भी जलता है और उसकी आत्मा भी जलती है। कहते हैं कि आग से आदमी नहीं जलता, शब्दों से जलता है। आग से आदमी नहीं जलता, जेलसी, ईर्ष्या से जलता है। जी जी। कभी कभी आप किसी बच्चे को बोल देते हो कि बहुत सुंदर लग रहे हो तो बीमार पड़ जाता है जी, नजर लग जाती है। नजर लग जाती है। तो देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम कर रही है। ये आंदोलनों के पीछे भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये आप देवेंद्र जी भी जानते होंगे। और कहीं ना कहीं आपकी शपथ विधि की हम बात करते हैं तो मैंने शपथ विधि की कुंडली भी बनाई हुई है। 31/10/2014 मकर राशि के अंदर, मकर राशि के ऊपर चंद्रमा विराजमान था और मकर राशि के ऊपर साढ़े सती शुरू हुई है अभी रिसेंटली। ज्योतिष शास्त्र में साढ़े सती जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अच्छे और बुरे प्रभाव डालती है जी। मकर राशि का स्वामी शनि है। शनि इस वक्त धनु राशि में बैठा हुआ है। सितंबर अक्टूबर में, अगस्त सितंबर अक्टूबर में देखेंगे तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में शनि जो है वापस वृश्चिक राशि के ऊपर आकर बैठ जाएगा। ये आंदोलन कल तो देवेंद्र फडणवीस जी ने उस आंदोलन को शांत कर दिया, किसानों को उनके प्रॉपर मुआवजे देने के लिए प्रॉमिस कर दिया। आज वो आंदोलन शांत हो गया ऐसा लग रहा है जी। पर एस्ट्रोलॉजिकली भारतीय जनता पार्टी और उनकी शपथ विधि, जो इनकी दोनों की सरकार है, शिवसेना एंड भारतीय जनता पार्टी की जी, और देवेंद्र फडणवीस की कुंडली, इन सबका जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात सामने नजर आती है कि कुछ महीनों के बाद, विशेषतर नवंबर दिसंबर 2017 के बाद, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि अगले साल जुलाई के पहले पहले महाराष्ट्र में, गुजरात के साथ साथ में इलेक्शन शुरू हो जाए जी। यानी मिड टर्म पोल। आपने सवाल किया कि क्या ये सरकार 5 साल काटेगी? जी हाँ, यही था ना सवाल जी। जी हाँ, पूरे कर पाएगी? हाँ, तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे कर पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इनके साथी शिवसेना को देखते हैं तो शिवसेना भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में दुखी है। कोई ना कोई बहाना लेकर या तो सामना में अटैक करती रहती हैं, या भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रॉपर जगहें नहीं दी, कैबिनेट नहीं दिए, रैंक नहीं दिए, अभी तक किसी भी जैसे बड़ी संस्था है उसके चेयरमैन नहीं चुने गए।
तो इन सब चीज़ों को लेकर इनकी आपसी मतभेद जो है वो और बढ़ सकते हैं। और ऊपर से ये किसानों का आंदोलन, मराठा आंदोलन, डॉक्टरों का आंदोलन डेफिनेटली गले की फांस बन सकती है। इसलिए मैं राजमंत्र के माध्यम से आज ये बात कहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भविष्यवाणी है कि कहीं ना कहीं अप्रैल 2018 से लेकर अगस्त 2018 तक महाराष्ट्र में चुनाव होने के योग बनते हैं। जी जी बिल्कुल। और मुद्दे और भी हैं, हम उस पर डिस्कस भी करेंगे, आपकी भविष्यवाणी भी जानेंगे, जैसे कि मॉनसून भी है। हाँ। और उसके अलावा भी जो कमोडिटी है, शेयर मार्केट, उस पर भी जानेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है थोड़ा सा रुकने का। बिल्कुल। तो या राजमंत्रमध्ये आता आपण थोडंसं थांबूयात। तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र। ब्रेक नंतर राजमंत्रमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। आपल्यासोबत पंडित राजकुमार शर्मा आहेत। पंडित जी, हम डिस्कशन कर रहे थे और आपने जो एक पहली भविष्यवाणी बताई वो सीएम देवेंद्र फडणवीस जी का षड्यंत्र हो सकता है, उनके साथ जो दुर्घटनाएं हुई है, बिल्कुल ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। और दूसरी बात कि फिर से चुनाव हो सकते हैं महाराष्ट्र में 2018। जी हाँ, 2018 में हो सकते हैं। ये एक बहुत ही अहम ऐसी भविष्यवाणी है। इसके अलावा भी महाराष्ट्र में और एक बात, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि हमारा जो देश है वो मानसून का इंतजार कर रहा है अभी। तो फिलहाल अब आपने पिछले साल जो भविष्यवाणियाँ दी थी वो सभी सच हुई है, जिस तरह से आपने मानसून के बारे में बताया था। तो इस बार क्या चांसेस है, किस तरह से मानसून रहेगा और ये कब तक आ सकता है? देखिए, केरला में मानसून अभी तक पहुंच चुका है जी। अगर हम महाराष्ट्र का लैटिट्यूड एंड लॉन्टिट्यूड देखें जी, क्योंकि जब मौसम की भविष्यवाणियां बहुत कम ज्योतिषी करते हैं। जी जी। हमारे दर्शकों को पिछले साल याद होगा और लोग थोड़े हैरान भी थे जब हमने भविष्यवाणी की कि लातूर, भीड़, उस्मानाबाद, यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पे बाढ़ आने के योग बनेंगे और वो आए भी। और वहाँ के अधिकारियों ने हमको उस बाढ़ के व्हाट्सएप भेजे। और इस बार अगर हम लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करें, और महाराष्ट्र का भी जन्म हुआ, महाराष्ट्र गुजरात से निकला, महाराष्ट्र गोवा से अलग हुआ, तो इन तीनों जगहों से जब हम महाराष्ट्र की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो आपने देखा होगा कि 2014-15 में तो ऑलमोस्ट महाराष्ट्र में सूखा पड़ते हुए दिखाई दे रही थी। सॉरी, 15-16 में, 17 में 16 में बारिश बहुत अच्छी हुई, तो 14-15 में सूखा पड़ने के योग बने हुए थे और लोगों का पलायन हो रहा था। पशु पक्षी और कहीं ना कहीं जानवर जो है वो मर रहे थे और पानी के लिए नाना पाटेकर जैसे बड़े अभिनेता सामने आए और नाम फाउंडेशन आया। उसके बाद में आमिर खान ने अपना पानी फाउंडेशन करके रखा। तो इन लोगों ने आगे आकर और कहीं ना कहीं लातूर जैसे शहर में अमित देशमुख ने, हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ने बहुत सी मतलब गाड़ी तक, पानी की गाड़ियां तक वहां तक पहुंचाई। अब अगर हम बात करें 2017 में, अब हम बैठे हुए हैं जून में, तो जून में 7 तारीख को जनरली बारिश शुरू हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। हाँ। मगर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के हिसाब से बारिश तो यहाँ पे रिमझिम शुरू हो चुकी है। हाँ। मगर जो सीरियसली जो बहुत अच्छी बारिश होगी वो 12 या 13 तारीख से शुरू होगी, 2-3 दिन चलेगी। फिर जो बारिश है 19 तारीख से आगे कंटिन्यूसली बारिश जो है वो अपना पूरा जोर दिखाएगी। जैसे पिछली बार हमने बोला था, इस बार भी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, विशेषतर अगर हम जलगांव, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, भीड़, इन इलाकों को देखें तो पिछली बार की तरह इन इलाकों में बारिश जो है वो ज़्यादा होगी। क्योंकि और कोल्हापुर, अगर हम वेस्टर्न महाराष्ट्र देखें तो वहाँ पे भी बारिश की कमी नहीं होगी, बारिश अच्छी आएगी। इसकी वजह से किसान प्रसन्न होंगे। मगर आज फिर आपके शो के माध्यम से मैं ये देवेंद्र फडणवीस और वहाँ के सब कलेक्टर साहिबान को और उन लोगों को जो कि एमरजेंसी में काम करते हैं कि अभी से इक्विप्ड हो जाना चाहिए। अगर नालियाँ सफाई नहीं हुए तो दिन रात लगाकर लोगों की सेवा में लगकर ये काम करने चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कुछ हिस्सों में बारिश 2007 जैसी तबाही भी ला सकती है। क्योंकि इंटरनेशनली
कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहे हैं उसका इफेक्ट इस बार महाराष्ट्र में दिखने को दिखेगा। महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 3 स्टेट में बारिश जो है वो अच्छी होगी, मगर कहीं ना कहीं अपना कहर भी बर पाएगी। इसलिए अधिकारियों को, वहाँ की सरकारों को सज्ज रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल पंडित जी, सही बात कही है आपने। बिल्कुल उन्हें चेतावनी है एक तरह से कि उन्हें सज्ज रहना है। हाँ, और इसी के साथ में हमें एक और थोड़ा सा ब्रेक लेना है, छोटा सा। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो यहाँ पर राजमंत्रामध्ये आपण घेऊयात एक छोटासा ब्रेक। तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र। ब्रेक नंतर राजमंत्रामध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। आपल्यासोबत आहेत पंडित राजकुमार शर्मा जी, पंडित जी। हम इतने सारे मुद्दों पर यहाँ पर आपकी भविष्यवाणी जान चुके हैं और कई अहम मुद्दों पर भी आपने आपकी भविष्यवाणी हमें बताई है और मॉनसून के बारे में भी आपने बताया है। अभी चलते हैं हम कमोडिटी की तरफ। तो यहाँ पर जीएसटी अभी गोल्ड पर लागू हो चुका है आज से और 1 जुलाई से वो लागू होना है तो अमली तौर पर। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, इसका किस तरह से असर रहेगा शेयर मार्केट पर और गोल्ड पर, गोल्ड का जो मार्केट है उस पर? देखिए, सबसे पहले हम जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं, ये हमारा सेगमेंट बहुत फेमस है। बहुत से लोग इसको रिकॉर्ड करके रखते हैं क्योंकि शेयर मार्केट में हमारी बहुत सी भविष्यवाणियां इस मंच के माध्यम से सत्य हुई हैं। 31,000 का आंकड़ा हमने बीएससी का बोला था जो पार कर चुकी है मार्केट, और बहुत से लोगों का अभिनंदन, बहुत से लोगों का प्रेम भरा पत्र व्हाट्सएप आए कि आपकी भविष्यवाणी 31,000 की पार हो चुकी है। इसके लिए हम आपको आभार प्रकट करते हैं कि आप इस शो को इतना प्यार करते हैं जी। मगर आज इन्होंने सबसे पहले बोला कि जीएसटी लागू हो चुका है। जीएसटी 1 जुलाई से लागू होगा, मगर गोल्ड और ज्वेलरी के ऊपर जीएसटी लागू हो चुका है, ये हमने आज देखा होगा। लगभग इस तरह की घोषणा हो चुकी है और 1 जुलाई से फिर वो लागू होगा। हाँ, मगर मेटल पे लागू हो चुका है जी। अगर आज हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, पिछली बार भी हमने बोला था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अभी भी नीचे आता हुआ दिखाई नहीं देता। हम परसों की अगर डाउ जोन, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक की क्लोजिंग देखते हैं तो मार्केट वापस ऊपर गई हुई है। यहाँ पर एक बात तय है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है 31,500 का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई देती है, मगर इस वक्त सावधानी की ज़रूरत है, कॉशियस होना पड़ेगा। इतना ओवर ट्रेडिंग, दिन में जो भी आप ट्रेड करते हैं उसको समेट लेने में या दूसरे दिन समेट लेने में ही अक्लमंदी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद हुआ 31,275 के ऊपर और डॉ जोन आपने देखा होगा 200 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। इस हफ्ते की भविष्यवाणी है कि मार्केट 31,500 और नीचे का स्तर जो है वो कहीं ना कहीं 30,800 तक का हो सकता है, बट अगेन यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एज यूजुअल मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि 9,700 तक जा सकती है। 9653 के ऊपर निफ्टी जो है वो हमारी फ्राइडे को बंद हुई है एनएससी, और पॉसिबल है कि 9712 का ऊपर का स्तर है और नीचे का स्तर जो है वो वापस जो है 9589 का है। ये लेवल को ध्यान रखें क्योंकि मार्केट एक बार गिरेगी फिर बढ़ेगी। आपने चुनिंदा, क्योंकि यहाँ पर स्क्रिप्ट वाइज मार्केट चलेगी, इस बात का ध्यान रखिए। उस स्क्रिप्ट वाइज को अगर आप मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में आप कमा सकेंगे, पर कभी भी कहीं भी 500,000 पॉइंट की अगर वॉलेटिलिटी आती है तो आप खड़े नहीं रहिए, स्टॉप लॉस रख के काम करिए। और अब जो आपने गोल्ड की चर्चा की थी कि गोल्ड में जीएसटी लागू हो चुका है, उसका सकारात्मक असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और भारत में एमसीएक्स और जिसमें ये ट्रेडिंग होती है गोल्ड और सिल्वर और ऑयल की, कमोडिटी की, उसमें गोल्ड की बात करें तो 29,000 का आंकड़ा गोल्ड जो है वो छू चुका था। यानी कल अगर हम क्लोजिंग देखें तो 29,000 के करीब करीब आकर बंद हुआ। 28,871 नीचे का स्तर गोल्ड का जो है वो 28,700 है, बट आई सी गोल्ड टचिंग 30,000 रुपीज इन इंडियन। 30,000 का एक तोला आपको मिल सकता है अगले 15 से 20 दिन में
अगर अगले हफ्ते की बात करें तो 29,400 तक का गोल्ड का मेरा दायरा है। और सिल्वर की बात करें तो मैं हमेशा, आपको याद होगा 30 जब पिछले हफ्ते भी हमने कहा था कि ये 39,000 38,700 दिखाई दे रहा है, इसमें आप 2,000 रुपये कमा सकते हैं। ये बाजार बंद हुआ 40,274 रुपये के ऊपर पर केजी। चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी जो है वो नीचे का आंकड़ा 39,500 और ऊपर का आंकड़ा 41,500। अभी भी कमाने के अच्छे दिन हैं। गोल्ड एंड सिल्वर और क्रूड ऑयल जो है वो 3,000 नीचे का स्तर और ऊपर का स्तर जो है 3250 पर बैरल मुझे दिखाई देता है। मार्केट में सकारात्मकता, मोदी जी के फॉरेन ट्रिप, मॉनसून की अच्छी खबरें, जीएसटी, और चलते चलते और एक बात, रुपए का पोजीशन कैसा रहेगा? हाँ, रुपए का पोजीशन मार्केट में देखिए, पिछली सरकारों का तो मैं नहीं कह सकता हूं, मगर 2 साल पहले 68-69 रुपीस था। आज भगवान की दया से 64 रुपीस 50 पैसे पे हमारा रुपया जो है मजबूती से खड़ा है। एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल दैट अगले 1 महीने में या 20 से 25 दिनों में ये 63 रुपीस में भी मजबूती दिखाए। मगर ऊपर का 65 का आंकड़ा अभी भी बरकरार है, जितनी देर तक हमारे अर्थशास्त्री, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कठोर कदम जो है अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी को लेकर नहीं उठाते। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, बहुत अच्छी भविष्यवाणियाँ बताई है हमें, और इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस कार्यक्रम में अभी वक्त हो चला है यही रुकने का। हम फिर से मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ में, कुछ नई भविष्यवाणियाँ हम आपसे जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले यहाँ पर कुछ नाम भी है हमारे पास में। काही लोक आहेत जो हे शो पाहण्यासाठी पाहून आवर्जून नेहमीप्रमाणे हे शो पाहतात आणि त्यांची नावं देखील आपल्यासोबत आलेली आहेत। या लोकांनी आपल्याला ईमेल करून पंडितजींचे आभार मानलेले आहेत भविष्यवाणीसाठी आणि वेळ झालेली आहे। आपण ही नावं डिस्क्लोज करूयात। स्टेफ विल्सन आहेत, नितीन भालचंद्र तेनी आहेत घाटकोपरवरून मुंबईहून, त्याचबरोबर तानाजी दाभाडे आहेत, ज्ञानेश्वर जावळकर आहेत पुण्याहून, तर अतुल संकल्प आहेत निपाणीवरून महाराष्ट्रामधूनच, आणि त्यानंतर दिनेश पटेल आहेत, सुजाता लक्ष्मीकांत मोरे आणि अभिषेक उबाळे जालन्यावरून आहेत। तर रवी कडू या लोकांनी ईमेल पाठवून धन्यवाद मानलेले आहेत आणि भविष्यवाणी देखील त्यांनी पाहिलेली आहे। त्यासोबतच या शो मध्ये आता वेळ झालेली आहे इथे थांबण्याची।